जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका फिजिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं और 10 में से अभी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें फर्स्ट चैप्टर है कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए इस चैप्टर को पढ़ने के पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, क्लास 9 या क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो कोई दो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, तो उन दोनों के बीच एक फोर्स अपने आप एक फोर्स जनरेट हो जाता है, एक फोर्स लगने लगता है जो फोर्स इक्वल होता है किसके? जी एम एम बाय में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज डी, तो डी के स्क्वायर के कितना फोर्स होता है? तो जी एम एम बाय में डी आर स्क्वायर और डी का स्क्वायर एफ, इतना फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा सा इसका एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को अगर देखें तो अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है ये, और बीच में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास कम है और इसका मास बहुत कम है। इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास कम है और इसका मास बहुत कम है, एम नॉट। इनके बीच के डिस्टेंस का अगर बात करें तो इनके बीच का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर मान लेते हैं डी। तो थोड़ा सोच के आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये एम नॉट जो है, एम नॉट पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर किधर लगेगा। तो एम नॉट के लिए अगर बात करें तो एम नॉट के इस साइड भी एक मास है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो उसको इधर इस साइड अट्रैक्ट करेगा, इधर एक फोर्स लगेगा और एक फोर्स इधर भी लगेगा। इस फोर्स का बात करें जो इस साइड लग रहा है तो बराबर होगा जी, और ये बड़ा वाला एम फिर एम नॉट और बाय में डी का स्क्वायर। अगर इस साइड के फोर्स का बात करें तो जी स्मॉल एम और ये एम नॉट, ये एम और ये एम नॉट और बाय में दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर डी का स्क्वायर। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि अभी एम नॉट पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स उस साइड लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, ये जाएगा किधर? एक ऑब्जेक्ट है बीच में, एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा किधर? इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर नहीं जाएगा। तो डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा लगा है। दोनों साइड जो फोर्सेज लगे वो फोर्सेज का वैल्यू ऐसा है, जिधर बड़ा फोर्स लगेगा उस साइड ये जाएगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, इसका मास बड़ा होने के कारण फोर्स ये वाला ज़्यादा होगा, ये मास ज़्यादा होने के कारण इधर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट पर जिस साइड अधिक मास वाला ऑब्जेक्ट हो उसके कारण अधिक फोर्स लगेगा। अधिक मास वाला ऑब्जेक्ट है उसके कारण इस पर अधिक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण उधर मूव कर रहा है। इधर छोटा ऑब्जेक्ट था जिसके कारण कम फोर्स लग रहा था इस साइड, तो ये इधर ना मूव करके उस साइड मूव कर रहा है। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए देखते हैं, आगे चलते हैं। जब साइंटिस्ट को, मतलब जो फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, उनको जब ग्रेविटेशनल फोर्स और मास बोले तो द्रव्यमान के बारे में पता था, जिसमें उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो उस समय की बात करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट है कि अक्सर आप बचपन से करते आए हुए हैं कि एक कंघी है और कंघी को आप बाल से रब कर देते हैं और रगड़ने के बाद
पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा से इसके अगर नज़दीक लाया जाता है, पेपर के छोटे टुकड़ों के इसके नज़दीक अगर लाया जाता है इसको, तो ये पेपर का छोटा टुकड़ा इसके ओर अट्रैक्ट हो जाता है। बहुत बार एक्सपेरिमेंट आप किए भी होंगे, नहीं तो फिर करके देखिएगा घर पे। कंघी या तो प्लास्टिक का कोई चीज़ है, मार्कर भी आपका काम हो सकता है, मार्कर है, पेन है, तो वो सब चीज़ें उसको बाल से रब कर लीजिए, और रब करने के बाद पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा बनाइए, हल्का होना चाहिए, छोटा टुकड़ा होना चाहिए, उसको कहीं पर फैला दीजिए, और ये रगड़ने के बाद उसके नज़दीक ले जाइए, टच करने की जरूरत नहीं, नज़दीक ले जाइए। जैसे नज़दीक ले जाइएगा, बहुत नज़दीक, वो पेपर का टुकड़ा इसके अट्रैक्ट होगा और आके इसमें चिपक भी सकता है, और पेपर का टुकड़ा चिपक भी जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। सपोज ये है, इसको रब किए, और रब करने के बाद पेपर का टुकड़ा ला के यहाँ पे चिपक गया। अब पेपर का जो टुकड़ा है वो यहाँ रखा हुआ था, वहाँ से इस ओर आने लगा, मेरे हाथ पे रखा हुआ था, और मेरे हाथ से इस साइड मेरे ओर आने लगा। पेपर का टुकड़ा जब इधर आके चिपक रहा है, उसमें सोचिए ये इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो मार्कर है, वो मार्कर इस पेपर के टुकड़े को अधिक फोर्स से इधर खींच रहा होगा। यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स भी लग रहा है क्या उस पेपर के टुकड़े पे? जी हाँ, पेपर के टुकड़े पे दूसरा फोर्स भी लग रहा है। कौन सा फोर्स? अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, क्योंकि पेपर में कुछ ना कुछ मास है और अर्थ में कुछ ना कुछ मास है, बहुत ज़्यादा मास है अर्थ का। तो पेपर का टुकड़ा में कोई मास है, अर्थ में कोई ना कोई मास है, तो इसके कारण पेपर का टुकड़ा का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ अर्थ की ओर। दूसरा, इस पेपर का टुकड़ा में कुछ ना कुछ मास है, और इस मार्कर में कुछ ना कुछ मास है, कोई ना कोई द्रव्यमान, कोई ना कोई वजन है, जिसके कारण ये इन दोनों के बीच भी, पेपर का टुकड़ा और मार्कर के बीच भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस साइड ध्यान से समझिए, ये पेपर का टुकड़ा है, इस साइड आपका मार्कर है और नीचे आपका अर्थ है। पेपर का टुकड़ा बीच में आया हुआ है, तो इस पर दोनों साइड फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों साइड लग रहा है, क्योंकि इसमें भी मास है, इस मार्कर में भी मास है, और अर्थ में भी मास है। तो इस टुकड़े पर दोनों साइड फोर्स लग रहा है। लेकिन आप सोचिए कि इस पर अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा, इस साइड की नीचे की ओर। तो पेपर का टुकड़ा है, इस पेपर के टुकड़ा पर देखते हैं अधिक फोर्स किधर लगेगा। तो चूंकि नीचे अर्थ है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होने के कारण 100% की ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर ज़्यादा लगेगा। पेपर पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर 100% ज़्यादा लगेगा। पेपर पर दोनों साइड फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मार्कर की ओर, एक अर्थ की ओर, क्योंकि तीनों में मास था, मार्कर में भी, पेपर में भी और अर्थ में भी। तो ये पेपर का टुकड़ा पर अधिक फोर्स, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होने के कारण पेपर के टुकड़े पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा नीचे की ओर। लेकिन फिर भी इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, रबिंग करने के बाद जब हमने यहाँ पे लाए, पेपर का टुकड़ा नीचे नहीं गया, ये ऊपर मार्कर की ओर आ गया। एक्सपेरिमेंट समझ में क्या बात यहाँ पर हो रही है? पेपर का टुकड़ा में मास है, इसमें भी मास है, और अर्थ में भी मास है, तो 100% इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा। मार्कर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कम लग रहा होगा, जबकि अर्थ की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से अगर देखें तो पेपर को अर्थ की ओर जाना चाहिए, पेपर को नीचे जाना चाहिए। जबकि हम जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, रब करके यहाँ पे लाते हैं, तो ये पेपर नीचे जाने के बजाय ये ऊपर आ जाता है और ये इसमें आके चिपक जाता है। तो 100% है कि पेपर में 100% ये ऊपर की ओर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ओर ज़्यादा लग रहा था। तो मतलब यहाँ पर अगर सोच के देखा जाए तो पता चलता है कि इस पेपर पर इस मार्कर के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा होगा, लेकिन कोई एक अलग ऐसा फोर्स है जो पेपर पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा था अर्थ की ओर, उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है इस साइड। फिर से इस रबिंग करने के बाद, इस मार्कर को रब करने के बाद, इस मार्कर में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसके कारण ये इस पेपर के टुकड़े को अपने ओर ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से ज़्यादा? जो फोर्स अर्थ की ओर लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर लग रहा था, उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है इस मार्कर की ओर। वो 100% कोई ना कोई नया फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से इस पेपर के टुकड़े को अर्थ की ओर जाना चाहिए था, लेकिन ये अर्थ की ओर नहीं जा रहा है,
ये इस साइड मार्कर की ओर आ रहा है, तो मार्कर 100% कोई नया फोर्स, कोई दूसरा कोई फोर्स ला रहा है, कोई दूसरा फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ द्वारा लगाया जाता है पेपर पे उससे ज़्यादा है, जिसके कारण पेपर का टुकड़ा ऊपर की ओर आता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर 100% कोई नया फोर्स यूज हो रहा है, और इस प्रकार उस फोर्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्ब फोर्स से, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कई गुना ज़्यादा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को, पेपर के टुकड़े को अर्थ नीचे क्यों खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो पेपर का टुकड़ा नीचे जाने के बजाय ये ऊपर मार्कर की ओर आ जाता है। क्यों? पक्का कोई ना कोई दूसरा फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स जो नया फोर्स आया हुआ है यहाँ पर अप्लाई हुआ, उस फोर्स को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये आया कब? अगर बिना इसको रब किए हुए ऐसे अगर करते, मतलब इस मार्कर को हम बिना रब नहीं करते, कंघी को हम रब नहीं करते, ऐसे एक पेपर का टुकड़ा लेते और यहाँ पर ये नज़दीक ले जाते और नीचे अर्थ खींच रहा है, और इसको छोड़ देते पेपर का टुकड़ा, तो पेपर का टुकड़ा नीचे जाता, ऊपर की ओर नहीं आता, ये इस ओर नहीं आता है, नीचे की ओर चला जाता है, क्योंकि उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर हावी हो जाता है। उसमें ये फोर्स जो फोर्स लगा रहा हो उसको खींचने के लिए, जो नया वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स इस पर अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि इसको हम रब नहीं किए। रब करते हैं तभी इसमें कोई ऐसा गुण आ जाता है, ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है, जिस प्रॉपर्टीज के कारण ये कागज का टुकड़ा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इसमें होता क्या है जब इसमें रबिंग करते हैं? तो जब कभी इसमें हम रबिंग करते हैं तो रबिंग करने के कारण इस मार्कर में या कंघी में या जो भी आप चीज लिए होंगे प्लास्टिक का, उसमें चार्ज आ जाता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अप्लाई कर लेता है। तो चलिए फिर से इसको समझते हैं पूरा अच्छे से इसको। सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है? तो जिस तरह से किसी एक ऑब्जेक्ट में मास होता है, और इस मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। अगर मास नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। मास एक इस ऑब्जेक्ट का ऐसा गुण है जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। उसी तरीके से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी है चार्ज। जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट में मास हो सकता है, उसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज भी हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मैटर का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है जिसको चार्ज कहा जाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। सिंपली जिस तरह से मास किसी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, उसी तरह से चार्ज भी किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। तब क्वेश्चन उठता है कि सर मास तो हमेशा रहता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम अधिक हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो मास तो हमेशा रहता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अप्लाई करता है, जो वैल्यू हो ग्रेविटेशनल फोर्स का कम या अधिक हो, लेकिन मास तो हमेशा रहता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अप्लाई करता है। जबकि ये चार्ज हमेशा नहीं होता। चार्ज कोई कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस, जैसे कंडीशन हम लोग भी जानते हैं रबिंग करना, रगड़ देते हैं तो रगड़ने के कारण कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। हमेशा चार्ज नहीं होता कोई ऑब्जेक्ट, उसको कोई अलग कंडीशन के अंदर कोई अलग कंडीशन होता है, जैसे रबिंग हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, इंडक्शन हो सकता है। उन सब चीज़ों के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है, चार्ज उस पर आ जाता है, और जब इसमें चार्ज आता है तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। तो सिंपली चार्ज क्या है? तो चार्ज किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अपने आप रहता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। चलिए इट इज a property of a matter due to which, जिसके कारण
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अप्लाइड। समझ गए? जिस तरह से मास है, द्रव्यमान है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, उसी तरह से चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन चार्ज हमेशा नहीं रहता, मास हमेशा रहता है, चार्ज हमेशा नहीं रहता। ये कुछ अलग अलग कंडीशंस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। उस प्रोसेस में से कुछ है रबिंग है, कंडक्शन है, इंडक्शन, आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। चलिए, a body can be charged by rubbing, मतलब रगड़ कर, कंडक्शन एंड ये सब प्रोसेस में फिर से पढ़ना आगे हम लोग को, तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे इसको। अच्छा, टाइप्स का बात करते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेज। सिंपली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो सिंपली किसी मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर पाता है। चार्ज क्या किसी ऑब्जेक्ट पर हमेशा रह सकता है या हमेशा से रहता है? तो नहीं, वो किसी प्रोसेस के द्वारा, जब उससे कोई प्रोसेस उस पर अप्लाई होता है, चाहे रबिंग हो, चाहे कंडक्शन हो, चाहे इंडक्शन हो, तब उस पर चार्ज आता है। ठीक है। अच्छा, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो हम लोग ऐसे जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन साइंटिस्ट कैसे जान पाए कि चार्ज दो टाइप का होता है? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कभी भी देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को धकेल रहा है, दूर भगा रहा है। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसमें रिपल्सन का काम है ही नहीं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसमें देखा गया एक्सपेरिमेंट से, जैसे एक एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग किए कि मार्कर को या तो कंघी को हम लोग बाल से रगड़ दिए, और रगड़ने के बाद जब हम लोग कागज़ के नज़दीक लाए, छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक, तो देखे तो वो अट्रैक्ट कर रहा था। ये मार्कर उस पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा था। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पर पता चला कि अट्रैक्शन का काम हो रहा है। उसी तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट हम लोग लेते हैं, दो बलून है, उन दोनों बलून को आपस में रगड़ दिए, उन बलून को आपस में रब कर दिए, और रब करने के बाद देखिएगा तो दोनों बलून कभी भी आप नज़दीक नहीं आता, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक बलून ऐसा और दूसरा बलून ऐसा, दो बलून है, दोनों को आपस में रब कर दीजिए और रगड़ने के बाद उसको छोड़ दीजिए, तो ये बलून ऐसा फिर नहीं रहेगा। ये बलून कैसा होने लगेगा? ये कोशिश करता है दूर जाने का, दूर हटने की कोशिश करता है। मतलब दोनों दूसरे क्या कर रहा है? रिपेल करने की कोशिश करने लगा रबिंग करने के बाद। उस तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जहाँ पर कहीं कहीं देखा जाता है तो दोनों चार्ज, मतलब दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है रबिंग करने के बाद, और कभी कभी रबिंग करने के बाद दो ऑब्जेक्ट रिपेल होने की कोशिश करता है। जितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए उस समय, तो हर जगह पर चाहे तो अट्रैक्शन हो रहा था, चाहे रिपल्सन हो रहा था। तो कभी कभी अट्रैक्शन हो जाता है, कभी कभी रिपल्सन हो जाता है। तो ये दो जो एक्टिविटीज है, दो जो काम है, एक अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, ये तभी पॉसिबल होगा जब चार्ज दो टाइप का होगा। जब चार्ज दो टाइप का होगा तभी ये दोनों काम पॉसिबल है। जिस तरह से मास के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में देखेगा सिर्फ वो अट्रैक्शन का काम कर रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है? मास के कारण। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही काम करता है, सिर्फ अट्रैक्शन का काम करता है,
तो मास एक ही टाइप का था। मास के टाइप्स हम लोग नहीं पढ़ते, मास का टाइप्स हम लोग कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो है ही एक ही चीज़, उसमें अलग अलग टाइप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो उसके कारण जो रिजल्ट बनता है, उसके कारण जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक ही टाइप का काम करता है, सिर्फ एट्रैक्शन का काम करता है। जबकि चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो तरह का काम करता है, कभी कभी एट्रैक्शन का काम करता है, कभी कभी रिपल्सन का काम करता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब चार्ज दो टाइप का होगा। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया एट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। तो कब पॉसिबल है? जब चार्ज दो टाइप का हो। टाइप्स ऑफ चार्जेस, द चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी है। चार्ज दो टाइप का था, ठीक है, तो चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों रखा गया? कुछ और भी नाम रखा जा सकता था, साइंटिस्ट अपने अपने नाम पे चार्ज का नाम रख सकते थे अलग अलग, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखा गया। उसके पीछे बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है, उस लॉजिक को देखते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उस एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जैसे सपोज मान लेते हैं तो एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक। इसको रब किया गया, कहीं से रब किया गया, तो इसमें भी कोई ना कोई ये भी चार्ज हो गया, ये चार्ज्ड है, रबिंग करने के बाद चार्ज हो चुका है, और इसको भी रब कर दिया गया तो ये भी चार्ज्ड हो गया है, ठीक। और अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया। मतलब क्या कंबाइन करने का मतलब? दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया गया, रख दिया गया, कॉन्टेक्ट में टच करके रख दिया गया, दोनों को बांध दिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया, उसको दोनों कंबाइन करके ऑब्जेक्ट बन गया सपोज सी। अब इस पे चार्ज होगा कि नहीं होगा वो देखा गया। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कभी कभी इन दोनों का चार्ज, जैसे सपोज इस पर चार्ज है 5 कूलम, इस पर चार्ज है 5 कूलम, तो इस पर देखा गया तो आ जाता था 10 कूलम। टोटल चार्ज यहाँ पर ऐड होते थे 10 कूलम। और कभी कभी देखा गया कि इस पर चार्ज हो जाता था 0, या तो चार्ज घट जाता था। फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग रबिंग किया गया। अब दोनों अलग अलग मटेरियल का है, नहीं बोल रहे सेम का, अलग अलग टाइप का दोनों ऑब्जेक्ट है, अलग मटेरियल का बना हुआ है। तो रबिंग किया गया, दोनों को रबिंग करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट को रब किया गया तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका था। अब चार्ज करने के बाद दोनों को कंबाइन कर दिया गया, एक साथ बांध दिया गया। तो बांध देने पर देखा गया कि चार्ज बढ़ता है कि घटता है कि क्या होता है। कभी कभी देखा गया तो एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि चार्ज, दोनों का चार्ज ऐड हो जाता है और बढ़ जाता है। जैसे सबको इसका 5 है, इसका 6 है, तो 5 और 6 होके 11 हो गया। लेकिन कभी कभी हुआ कि चार्ज 0 हो गया, कभी कभी चार्ज घट गया, ठीक है। तो चार्ज 0 हो गया, चार्ज 0 कब हो सकता है? कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि चार्ज 0 हो जाता है। तो इधर भी चार्ज बॉडी था, इधर भी चार्ज बॉडी था, लेकिन जब दोनों को बांध दिया गया तो चार्ज 0 हो गया। अच्छा, बांध देने का मतलब क्या है कि दोनों को ऐड कर दिया गया, इस ऑब्जेक्ट के चार्ज को, इस ऑब्जेक्ट के चार्ज को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो ऐड करने के बाद 0 हो जा रहा था। तो थोड़ा सोचिए कि ऐसा कब हो सकता है जब ये चार्ज, इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज है, इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज है, और दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर 0 हो जाए। ये तभी पॉसिबल है, ध्यान से देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब इस पर 5 कूलम का चार्ज हो और इस पे -5 कूलम का चार्ज हो। इससे 5 कूलम का चार्ज, इस पे -5 कूलम का चार्ज हो, और दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 0। मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पर नेगेटिव चार्ज हो, तभी तो 0 आ सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर घटने का बात करते हैं, कभी कभी एक्सपेरिमेंट में 0 आ जाता था जोड़ने पर, ऐड करने पर, दोनों ऑब्जेक्ट को बांधने पर, तो 0 आने कंडीशन समझा दिए कि 100% वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे में नेगेटिव चार्ज होगा, और सेम वैल्यू होगा दोनों का। तो दोनों को अगर सम कर दिया तो सम करने पर क्या आ गया, 0 आ गया।
कभी कभी क्या हुआ कि चार्ज जितना था होना चाहिए था दोनों को जोड़ने पर उससे कम हो गया, उसके पीछे क्या रीजन होगा? तो देखते हैं। हो सकता है कि ये 10 कूलम का चार्ज किसी पर हो और दूसरे पर -3 कूलम का चार्ज हो, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज है। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे और घट गया, उसका मतलब 100% एक प्लस में एक माइनस में होगा तभी तो कम होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तभी दोनों को सम करने पर ये घट गया होगा। एक प्लस में एक माइनस में होता है तो सम कर देंगे बीच में तो ये 7 कूलम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बढ़ जाता था तो हो सकता है उस केस में कि दोनों सेम सेम हो, सपोज 10 कूलम हो और ये 3 कूलम हो और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो 13 कूलम आ गया। कभी कभी दोनों नेगेटिव माइनस और -3 कूलम तो क्या आएगा -13 कूलम, लेकिन बढ़ तो जा रहा है, इन दोनों से ये ज़्यादा हो जा रहा है, इन दोनों से ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों तो इस दोनों में तो हम डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन इन दोनों से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई चार्ज है जो चार्ज 0 हो जा रहा है, तो 0 कब हो सकता है? जब दोनों का वैल्यू सेम हो और उसके साथ साथ एक प्लस में और एक माइनस में, तभी 0 पॉसिबल है। उसी तरह से कभी घट जाता था तो तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव में हो और एक नेगेटिव में हो। मतलब इन सब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तब पता चला कि चार्ज दो टाइप के थे, तो क्लियर हो गया, दो तरह काम कर रहा था अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसलिए दो टाइप का हो गया। लेकिन दोनों टाइप का नाम क्या देंगे? तो नाम के लिए इनके बिहेव को देखा गया, तो बिहेव से पता चला कि इनमें ऐसा गुण है कि दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कभी कभी 0 हो जाता है, कभी कभी घट जाता है। और 0 होना घटना ये कब पॉसिबल है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तभी पॉसिबल है। इसीलिए चार्जेस का नाम दिया गया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ऐसा कभी नहीं है पॉजिटिव चार्ज तो वहाँ प्लस प्लस लिखा हो और जहाँ माइनस नेगेटिव जगह पर माइनस माइनस लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं। उन चार्जेस का अलग अलग गुण है। कुछ चार्ज दिखेंगे जिसमें प्लस मतलब कुछ अलग टाइप का गुण था और दूसरा चार्ज था जिसमें माइनस टाइप का गुण था, मतलब अलग टाइप का गुण था, लेकिन दोनों को सम किया गया तो दोनों खत्म हो जाता था। तो खत्म कब हो जाएगा? जब एक प्लस एक माइनस में रहेगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि एक प्लस टाइप का चार्ज है, एक माइनस टाइप का चार्ज है, जबकि वहाँ पर कोई दाग नहीं लगा हुआ है कि चार्ज ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, ये हम लोग का कंसिडरेशन है, ये अलग टाइप का चार्ज, ये अलग टाइप का चार्ज है, लेकिन दोनों को सम करते तो 0 हो जाता है। तुम लोग मैथ में पढ़े कि एक प्लस और एक माइनस में रहे और दोनों सेम वैल्यू है तो 0 हो जाता है। कब पॉसिबल है? जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, तब हम लोग बोले ये चार्ज है प्लस टाइप का, ये चार्ज है माइनस टाइप का। चलिए, तो चार्ज क्या होता है समझ में आ गया। चार्ज कब प्रोड्यूस हो सकता है? हमेशा नहीं होता प्रोड्यूस, रबिंग के कारण, कंडक्शन के कारण, रिडक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। और चार्जेस दो टाइप के होते हैं, क्योंकि दो तरह की एक्टिविटी इसमें होता है, एक अट्रैक्शन का, दूसरा रिपल्सन का। इसलिए दो टाइप का होता है। चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्यों पड़ा समझ में आ गया, क्योंकि इनको सम करने पर कभी कभी 0 हो जाता था, कभी कभी घट जाता था। वो तभी पॉसिबल है जब एक प्लस में और एक माइनस में हो। अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप। अब बात आता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बाहर से लड़का आया और वो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लेके आया, एक कोई मैटर कोई चीज़ है वो लेके आया। आप बोला बताइए देख के कि क्या ये ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है। तो हम लोग देख के पता चल नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक ऐसा डिवाइस बनाया गया, जिस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जो किसी ऑब्जेक्ट को चेक करके बता सके कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। कौन सा चार्ज है सो नहीं बता पाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट चार्ज है, उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है, ये बताता है कौन? इलेक्ट्रोस्कोप। सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है ये बताता है। देखते हैं उसको। चलिए प्लीज इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज सिंपली अ डिवाइस which is used to check whether a body is charged or not.
वो बॉडी चार्ज है या नहीं है उसको पता करने के लिए। कौन सा चार्ज उसको नहीं बता पाएगा, लेकिन वो बॉडी चार्ज है या नहीं उसको बता सकता है। ये देखते हैं, इसका थोड़ा सा एक पिक्चर है, उस पिक्चर को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है। चलिए देखिए, ये इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम है। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। हम लोग कैसे पता कर पाए कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। तो इसको इसके काम को समझने के पहले थोड़ा सा चीज़ और समझ लेते हैं कि कोई बॉडी अगर चार्ज है, ठीक है, तो वो मेटल से सिंपली कोई एक मेटल है, उस मेटल से चार्ज इधर से उधर ट्रेवल कर सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। कहने का मतलब कि एक वायर है, सपोज एक वायर है, कौन सा, कॉपर का वायर है, गोल्ड का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर, कोई भी हो सकता है, मेटल का वायर होना चाहिए। तो मेटल का वायर है और मेटल के वायर में अगर हम लोग यहाँ पर उसको चार्ज, कोई बॉडी था, ये मान लो वायर है, और कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करके रगड़ के कहीं से लाए हैं, चार्ज करके लाए, उसको अगर यहाँ पे ऐसे टच कर दे, तो चूंकि ये मेटल है, मेटल में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो चार्ज को इधर से उधर ट्रेवल करा देता है। मतलब अगर हम उसको चार्ज बॉडी पे यहाँ पर टच करें तो इसका चार्ज हो सकता है कि ये मूव करते करते इधर निकल जाएगा। ठीक है, मेटल के अंदर आगे फिर से पढ़ेंगे अच्छे से इसको, लेकिन अभी समझिए कि एक मेटल है, उस मेटल में चार्ज इधर से उधर ट्रेवल कर सकता है। तो चलिए इस इलेक्ट्रोस्कोप को देखते ध्यान से थोड़ा सा। ये एक जार है, सिंपल एक जार है, ग्लास जार, मतलब ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, और यहाँ पर पैक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, फुल्ली पैक है ये। इसमें सिर्फ यहाँ से ये जो मेटल का रड है, वो मेटल का रड गया होगा, कॉपर का कह सकते हैं आप, और यहाँ पर पूरा पूरी पैक है, मतलब कोई हवा या किसी तरह कोई चीज़ उसके अंदर नहीं जा सकता, कोई ऐसा चीज़ नहीं जा सकता जिसके कारण ये जो लीफ है, गोल्ड का लीफ, गोल्ड, सोना का जो लीफ, मतलब पतला पतला पन्नी, दो पन्नी लटकाया गया है। कैसे, ध्यान से देखिए, ये मेटल का रड है, और मेटल का रड पे एक यहाँ पर ऐसे मेटल का छोटा सा टुकड़ा रड, और यहाँ से ऐसे और ऐसे दो गोल्ड लीफ, सोने का दो पन्नी, सोने का दो पन्नी लटकाया हुआ है। सोने का पन्नी बहुत पतला होता बनता है, इसलिए सोने का बनाया गया है। और यहाँ पर अंदर अगर हल्का सा भी हवा गया, हल्का सा भी कुछ हुआ, उसके बाद ये मूव कर सकता है, हिल सकता है। पन्नी, पतला सा पन्नी तो हिल सकता है, इसलिए इसको पूरा पूरा पैक किया जाता है ताकि ये कुछ हिले हुए नहीं।
पूरा स्थिर रखा हुआ। चलिए स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सिंपली जार है और जार में ऊपर से एक मेटल है, ये मेटल का रड और इसमें दो लीफ लगा हुआ, गोल्ड का लीफ, और इसको पूरा पूरा रखा गया जार के अंदर और जार पूरा पूरी पैक है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यही ऑब्जेक्ट जिसको बाहर से एक लड़का लेकर आया और बोला बताओ कि चार्ज है कि नहीं। तो अब इसको चेक करना पड़ेगा, देखा तो लोग बता नहीं सकते चार्ज है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट लाया गया अपने को चेक करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को ला के यहाँ पर ऐसे टच कर देंगे। जो ऊपर मेटल का रड है उस मेटल का रड में यहाँ पर ऐसे टच कर देंगे। जब यहाँ पर टच होगा तो चूंकि मेटल का बना हुआ है, ये रड मेटल का बना हुआ है, तो मेटल का प्रॉपर्टी अभी बताया आपको कि मेटल में अगर चार्ज यहाँ दिया गया तो चार्ज इधर से उधर पास हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर इसको टच कराएंगे तो अगर ये बॉडी चार्ज होगा, सपोज ये बॉडी अगर चार्ज होगा तो इसका चार्ज ये मेटल से इधर पास करने लगेगा और मेटल से जाते हुए जाते 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 ये पूरा मूव करेगा और कहाँ चला जाएगा। देखिए गोल्ड का लीफ, तो गोल्ड भी तो मेटल होता है, तो गोल्ड में भी तो चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इस मेटल से आते हुए चार्ज आके यहाँ से गया और यहाँ से पूरे दोनों ये जो दोनों गोल्ड का लीफ, दोनों गोल्ड लीफ में भी चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो चार्ज होगा चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रेवल हुआ है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव इधर भी आ जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव इधर भी, क्योंकि सेम चार्ज ही आया, ऊपर से सेम चार्ज आया, दोनों चला गया, कुछ इधर चार्ज चला गया कुछ चार्ज इधर चला गया, तो दोनों साइड सेम सेम चार्ज है, तो गोल्ड लीफ पे दोनों साइड सेम चार्ज आएगा। और जब दोनों चार्ज सेम होता है तो आपको इसमें पढ़ेंगे आगे जाके प्रॉपर्टीज में, चार्ज का प्रॉपर्टीज में, कि दो चार्ज होता है, दोनों चार्ज एक दूसरे को अगर सेम चार्ज रहा, लाइक चार्ज रहा, तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करता है, और अगर अनलाइक चार्ज रहा, मतलब एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा, तो दोनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर से दो चार्ज है, अगर लाइक चार्ज है मतलब सेम सेम चार्ज है, सेम टाइप का चार्ज है, बोले तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करता है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये सिंपल आप समझ सकते हैं, थ्योरी है। एक लड़का एक लड़की पर, लड़का और लड़का एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करता है ईर्ष्या के कारण, उस लड़की और लड़की एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करती है ईर्ष्या के कारण, जबकि लड़का और लड़की एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लड़का और लड़की बीच में अट्रैक्शन होता है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जबकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा और नेगेटिव दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल लड़का लड़की जैसा प्रॉपर्टी यहाँ पर है। चलिए, तो जो बॉडी ला गया उस बॉडी पर मान लेते हैं, इस बॉडी पर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज गया 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 दोनों लीफ पे आ गया। अब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड मेरी साइड में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सेम टाइप का, वही लड़का एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो ये रिपेल करने की कोशिश करते गोल्ड लीफ जो है, वो गोल्ड लीफ जो ऐसे था पहले, वो गोल्ड लीफ ऐसे फैलने लगे। यहाँ तो बंधा हुआ ऊपर ना, ये रड है और रड में यहाँ पर ऐसे था, और यहाँ से रड है, रड के बाद ऐसे दोनों लीफ था, तो दोनों लीफ ऐसे ना क्या फैलने लगे, ये लीफ जो था वो ऐसे फैलने लगे। जब ये फैलने लगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पर चार्ज आ गया था, चार्ज के कारण फैलने लगा। दोनों पर चार्ज कहाँ से आया होगा, एक बॉडी जो आप लाइफ हो, बॉडी में क्या होगा, चार्ज हुआ, तभी तो चार्ज यहाँ पर आया, उसके कारण फैलने लगा। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम लोग जो बॉडी लाए उस बॉडी को आप ला के टच कर देते हैं, अगर ये फैलने लगता है, ये लीफ दूर जाने लगता है, उससे रिपेल करने लगता है, तो 100% है कि जो आप ऑब्जेक्ट लाए चेक करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट में 100% चार्ज है। कौन सा चार्ज तो नहीं पता चलेगा, लेकिन चार्ज ये पता चला कि वही चार्ज आकर ट्रेवल किया यहाँ पर ट्रांसफर वाला लीफ पे, और लीफ रिपेल करके फैलने लगा। सपोज नेगेटिव चार्ज वाला होता, नेगेटिव चार्ज आके यहाँ टच करते तो क्या दिक्कत है, नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करता, और दोनों पर कौन सा चार्ज आ जाता, नेगेटिव आ जाता, फिर से रिपेल करेगा, सेम लाइक चार्ज है, लड़की एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करती है, यहाँ भी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश किया जाएगा और रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आप लिखा है उस पर भी चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज रहा दोनों पर तो भी रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज रहा तो भी रिपेल करता है। मतलब कौन सा चार्ज स्पेस हमको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों में रिपेल करने का काम करता है। ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज है वो हमको पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम तरह काम करता है, दोनों में रिपेल करने का काम करता है। लेकिन ये बात पता चल जाएगा कि बॉडी में चार्ज है या नहीं है। ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर टच किए, ये अगर फैलने लगा तो चार्ज है, अगर ये नहीं फैला, ऑब्जेक्ट ला यहाँ पर टच किया, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ना हिला वाला कुछ नहीं, रिपेल कुछ नहीं हुआ, तो 100% इस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब सिंपल, एक ऑब्जेक्ट लाए, यहाँ पर टच किए, अगर ये रिपेल कर गया
तो इस पर चार्ज है, और टच किए और कुछ नहीं हुआ इस पर, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, अगले क्लास में इसको देखा जाएगा।